Dear students, welcome back. Yes, this is the second video of that series जो हमने शुरू किया है उन मेरे स्टूडेंट के लिए जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2027 में देना चाहते हैं. Yes, about 1 year टाइम. और ये सही टाइम है टॉपिक वाइज, थीम वाइज तैयारी करने की. मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, जो एक बहुत पॉपुलर मेथड है किसी भी एग्जाम के लिए, और खास करके ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पोस्ट मैचम करें या आप डीप डाइव करें पिछले पेपर्स में और थीम वाइज सेग्रीगेट करें कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस रेंज के पूछे गए हैं, किस लेवल के, और कहां तक हमारी नॉलेज जानी चाहिए. उस सीरीज में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं वो यदि हम लास्ट 5 इयर्स का पेपर ले लें सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के, तो कौन से आर्टिकल हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस आर्टिकल में कितनी दूर तक आपको नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज आप कैसे ले सकते हैं, कैसे तैयारी करें, इन सब पे चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में. यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प यूट्यूब चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, अभी तो खास करके पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए हर टॉपिक पे. आज की थीम है पास्ट 5 year पेपर एनालिसिस बाय पिकिंग द थीम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स asked as part of the Indian polity in civil services prelims exam in last 5 years. Let us begin. सबसे पहले हम लोग मैंने इसमें 5 साल के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर लिए हैं, 26 से लेके 22 तक के, और उसमें से निकाले हैं कल आउट, जो कहते हैं पिक करना. उसमें से पॉलिटी के वो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो आर्टिकल से रिलेटेड है. किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का यदि आपको नॉलेज होना चाहिए तभी उसको आप क्रैक कर सकते हैं. इसके थ्रू हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की भी बहुत जानकारी मिलेगी. और आफ्टर वी डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू आर्टिकल, मैं आपको थोड़ा ये भी बताऊंगा कि इसकी लर्निंग क्या है और कहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप तैयारी कर सकते हैं इस लेवल के इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन को. व्हाट आर द बेस्ट वे. इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. यदि आप एस्पिरेंट हैं और आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस ऑफ कोर्स देना चाहते हैं अगले साल, तो आपके लिए एक फ्री अपॉर्चुनिटी है. क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट ओरिएंट हो बेटर वे में. इमेटेरियल कि आप किसी भी कोचिंग को आपने ज्वाइन किया है जो ऑर्गेनाइज कोचिंग है, लेकिन फिर भी यदि आप कुछ और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत मेरी डायरेक्शन, ऑफ कोर्स चूंकि ये फ्री है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम दे पाऊंगा, बट बहुत सारी चीजें मैं उस ग्रुप में शेयर करना चाहूंगा. मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक जस्ट छोटा सा प्रयास है आपको ओरिएंट करने का, स्ट्रक्चर्ड वे में सलाह देने की. ये टेलीग्राम पे मैं ग्रुप बनाने का सोच रहा हूं. अभी मेरे पास 7-8 जो हैं वो स्टूडेंट की एक इंटरेस्ट आई है. यदि 10-15 स्टूडेंट भी यदि अपना इंटरेस्ट इवेंट्स करते हैं, शो करते हैं, तो ये ग्रुप मैं फॉर्म करूंगा. यदि आप इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप रजिस्टर करें अपना मेल बाय सेंडिंग योर मेल. मेल करें नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर एट paulsciencehelp@gmail.com. तो आपको कुछ दिन के बाद, जब ये एक थोड़ा सा एक क्रिटिकल मास हो जाए 15-20 स्टूडेंट का, तो आई विल क्रिएट द ग्रुप, और फिर कभी कभी आपसे बातें करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, और उसमें मैं सलाह भी दूंगा. जस्ट वेट, बट इन्फॉर्म ऑल अदर्स हु आर योर फ्रेंड्स एंड acquaintances, they may also join, because एक क्रिटिकल मास होने पे ही मैं इसको शुरू करूँ. चलिए अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू. जैसा मैंने बताया कि मैंने केवल उन क्वेश्चन को पिक किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसके नॉलेज से वो क्रैक होते हैं. यदि वो नॉलेज नहीं है तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे. पहला क्वेश्चन देखिए 2026 का, जो उससे रिलेटेड है आर्टिकल से. ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया. अब यहाँ पे जो है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इसका पहला ऑप्शन है कि प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आर गिवन इन द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब यदि आपको ये आर्टिकल पता है, 244(2) है, 244(2), और सॉरी ये 1 होगा, 244(1) एंड 2 में है. 244(1) कहता है, द प्रोविजंस ऑफ द 5th शेड्यूल shall apply to the administration and control of the scheduled area and scheduled tribes in any state other than the state of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. क्यों? ये क्यों 24
क्लॉज 1 कहता है, जब ब्रैकेट में होती है क्लॉज 1 कहते हैं, तो 244 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है द प्रोविजंस ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड मेघालय। तो ये चार जो है वो फिफ्थ शेड्यूल से बाहर निकाल दिए गए हैं। बाकी जो स्टेट जहां पे कि ट्राइबल एरियाज हैं उनको फिफ्थ शेड्यूल से जो है एडमिनिस्टर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। बाकी ये चार स्टेट के ट्राइबल एरियाज को सिक्स शेड्यूल से। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो चार स्टेट हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय, इसमें काफी ज्यादा ट्राइबल एरियाज है। तो वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का प्रोविजन है। एक तरह से ट्राइबल को अपनी सेल्फ गवर्नेंस का मौका दिया जाता है। जबकि फिफ्थ शेड्यूल एरिया ऐसे स्टेट है लाइक झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, ये सब है जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। तो वहां पे ट्राइबल की जो है काउंसिल है और गवर्नर को काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए गए हैं, ट्राइबल वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, लेकिन वहाँ ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का प्रोविजन नहीं है, उतनी ऑटोनॉमी नहीं है। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी के भी स्टेट हैं, जैसे आप देखें नागालैंड है या मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, वो इंटायरली ट्राइबल है। तो इसलिए उनके लिए कोई अलग शेड्यूल नहीं रखा गया, क्योंकि वहां के तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ही ट्राइबल के हाथ में है। ओके, तो तीन टाइप के स्टेट आप देख सकते हैं, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल एंड इंटायरली ट्राइबल स्टेट। ये भी ध्यान दें कि जो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में पंचायती राज के जो प्रोविजन 73rd के हैं वो बहुत सेलेक्टिवली लगते हैं। एक एक्ट आई थी, पेसा कहते हैं, पंचायत राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, इसके थ्रू फिफ्थ शेड्यूल एरिया में तो 73rd अमेंडमेंट के प्रोविजन लागू होते हैं, लेकिन सिक्स शेड्यूल एरिया में नहीं होते हैं। और अर्बन लोकल डेवलपमेंट, अर्बन बॉडीज के तो 74 तो कहीं भी लागू इसमें नहीं होता। इन सब बातों को ध्यान रखिए। यदि आप इन दो आर्टिकल को जानते हैं, 244(1) एंड 244(2), तो बिल्कुल आपको पता है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये सिक्स शेड्यूल के एरिया है, ना कि फिफ्थ शेड्यूल के। यदि ऐसा है तो अब इसके ऑप्शन देखें। चलिए हम कल यहीं पे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो देर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट टू। तो ये तो हो सकता है देर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट दैट आर स्टेटमेंट 1 एंड 3। 1 चूंकि गलत है तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। देर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट, हो भी सकता है ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं। तो आपने केवल एक से जो है ना 50-50 कर लिया। आप देख लीजिए, इसका मतलब है कि आपने बी और डी को हटा दिया। अब चलिए पढ़ते हैं। Some tribes of India are entitled to exemption from paying income tax on certain income. अब ये किसी आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, तो चलिए मान लीजिए कि आप कंफ्यूज हो, तो अभी यहाँ पे रुक जाओ। The Constitution of India provides for reservation of seats in पंचायत for women belonging to the scheduled caste and scheduled tribe. ये बहुत फेमस है और ये आर्टिकल है 243D का आर्टिकल 2 या क्लॉज 2। 243D का क्लास 2 कहता है नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड अंडर क्लास 1 शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और एज द केस में बी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये बिल्कुल इसी को डिटो कर रहा है। इसका मतलब 3 सही है। 3 सही होने का मतलब क्या है कि अब आपको 2 पे आना है। तो 2 जो है आर्टिकल से बाहर की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कई जगह पे, कई स्टेट में जो ट्राइबल होते हैं लाइक सिक्किम है, मेघालय है, वहां पे उनको इनकम टैक्स से एग्जम्पशन है। यदि आप ये जानते हैं तो ये बिल्कुल बन सकता है। इन दैट केस, क्योंकि अभी यही बना देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दो करेक्ट स्टेटमेंट है तो एक ही बच जाता है। देयर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दो आर्टिकल का बेसिकली नॉलेज है। आर्टिकल 244 1 एंड 2 क्लॉज एंड आर्टिकल 243 क्लॉज 1 एंड 2। इसके अलावा एक इनकम टैक्स की जो रूल है कि कुछ ट्राइबल स्टेट में इनकम टैक्स नहीं लगता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही मजेदार था, क्योंकि ये सब बहुत छुपे हुए आर्टिकल हैं और इसको एक ही जगह इन्होंने पूछ दिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। There is no article in the Constitution of India that specifies that the Constitution of India will be officially called the Constitution of India. ये wrong है, क्योंकि आर्टिकल 393 कहता है, ऐसा लिखा हुआ है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो नॉट बिल्कुल गलत है, तो ये गलत है। देयर इज नो आर्टिकल in the Constitution of India that specifies that the Indian Independence Act 1947 and the Government of India Act 1935 stand repealed. नो, ऐसा है आर्टिकल, और ये आर्टिकल है 395। ये कहता है
the Indian Independence Act 1947 and the Government of India Act 1935 together with all enactment amending or supplementing the latter act but not including blah 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 hereby repeal. मतलब ये साफ कहता है कि ये आर्टिकल मतलब ये एक्ट 1947 की और 1937 1935 की दोनों स्टैंड रिपील्ड आफ्टर कमिंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल है, ये 395 है, ये 393 है, ये दोनों गलत है। थर्ड देखिए, देर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस 26 जनवरी 1950 एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। 394 स्पेसिफिकली कहता है यस कि यहाँ देखो, on the 26th day of the January 1950, which day is referred to in this constitution as the commencement of the constitution। ऐसा कहता है कि ये आर्टिकल तुरंत लागू हो जाएंगे, ये 26 जनवरी को लागू होंगे, जो दिन कहा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन लागू हुआ है। इसका मतलब ये आर्टिकल है, इसका मतलब ये तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो देर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स ये तीनों आर्टिकल बहुत छिपे हुए हैं और एक ही क्वेश्चन में इसको पूछ देना बहुत ही मजेदार है। जो मैं आपको कह रहा था, मजेदार मेरे लिए हो सकता है, जो स्टूडेंट दे रहे थे उनको तो पसीना आ गया था। अब ये वाली जो क्वेश्चन है, ये एक बहुत अलग ढंग से बनाया हुआ और बहुत ही यूनिक वे में बनाया गया है। देखिए, लेकिन इसमें आर्टिकल यदि 13(3) आपको पता है तो आपको ये सॉल्व हो जाता है। क्या कहता है, ये मैं हिंदी में कह रहा हूं, इसका बहुत लंबा सा है कि एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। एक्स डिफाइन कर रहा है कि कानून, लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर आर्टिकल 13 कैसे डिफाइन किया गया है। तो एक्स कहता है कि कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13(3) कहता है कि कोई भी एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, बाई लॉ है, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सब सब जो है कानून है एज पर 13(3)। वाई कहता है एक दूसरा कि नहीं, आपने एक चीज छोड़ दिया, कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ऐसे परंपरा और जो प्रैक्टिसेस सोशल हैं, जो जो कानून की तरह फोर्सफुली लागू होते हैं इंडियन टेरिटरी में, वो भी लॉ है। तो एक्स बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो है। अब ये पूछ रहा है कि एक्स सही बोला कि वाई। ऑफ कोर्स वाई सही बोला। वाई जो कह रहा है, क्योंकि ये 13(3) में देखो क्या लिखा हुआ है, द टर्म लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो वाई सही है। तो इसका आंसर है द व्यू ऑफ ओनली वाई इज करेक्ट। एक्स का करेक्ट नहीं है कि ये नहीं है, ये है। अब यहाँ पे चूंकि आपको 13(3) का नॉलेज चाहिए है, तो मैंने 13(1), 2 एंड 4 तीनों का आपको जल्दी में बता देता हूँ, उसे पढ़ लेना। 13(1) जो है, ये कहता है कि कोई कानून यदि इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले से थी, तो अब यदि उतने भाग तक वो लागू नहीं होगा जो इस पार्ट में, फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में किसी फंडामेंटल राइट को वो इन्फ्रिज करता है, तो वहां तक वो इक्लिप्स्ड हो जाएगा। जैसे सूरज ग्रहण लगता है, वैसे ही उस पे ग्रहण लग जाएगा। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। आर्टिकल 13(2) जो जिससे कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो इम्प्लाइड होती है, कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू करती है, वो इसी आर्टिकल से वो पावर मिलता है। वो ये कहती है कि स्टेट जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि इस पार्ट में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वो जो है उसके कंट्रावेंशन में उसके अपोजिशन होगा। और जितने डिग्री तक या जिस जो जो पोर्शन लॉ का उस फंडामेंटल राइट से कंट्रावीन करेगा या उसको काटेगा, वो नल एंड वाइड हो जाएगा। इसको हम जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलते हैं। मतलब कि यदि कोई मान लो कानून है और उसका ये पोर्शन जो है वो फंडामेंटल राइट, किसी फंडामेंटल राइट को कंट्रावीन कर रहा है, मतलब उसको अपोज कर रहा है, काट रहा है, तो यदि इसको हम काट के निकाल देना, तो ये बाकी जो है वो मतलब कि चलेगा, लेकिन ये पार्ट नल एंड वाइड हो जाएगा। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलते हैं। मतलब कि सेवर, उस पार्ट को हम काट के यदि हटा दे तो बाकी पार्ट जो है वो लेजिटिमेट है। आर्टिकल 13(2). 13(3) आपने देख ही लिया लॉ क्या है। 13(4) कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ये कहता है कि 368 में जो अमेंडमेंट होगा ना, वो लॉ नहीं होगा, एज पर दिस लॉ नहीं होगा। 13(2) के तहत लॉ नहीं होगा, मतलब ये लागू नहीं होगा ये पार्ट। और ये बात जो है, ये किस अमेंडमेंट से लाई गई थी देख लो, मुझे लगता है 40 ये 24th अमेंडमेंट से परहैप्स लाई गई है। चेक कर लेना ये किस अमेंडमेंट, या 42nd से लाई गई होगी।
ये लाई गई थी। मतलब बेसिकली ये इंदिरा गांधी के टाइम में लाई गई थी, जिससे ये हो कि अमेंडमेंट जो है वो इसलिए इन नल वाइड ना हो जाए कि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करती है। अब आओ 2025 में, आपने ये देखा होगा कि सबसे कम यदि क्वेश्चन आर्टिकल से थे, केवल 2-3 क्वेश्चन, तो वो 2026 में थे। इनफैक्ट पॉलिटी से ही 4-5 क्वेश्चन थे, लेकिन 2025 में देखोगे तो बहुत क्वेश्चन आर्टिकल से थे। ये क्वेश्चन जो 58 नंबर बन के यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको नॉलेज रिक्वायर करता है आर्टिकल 368 के उस पोर्शन का जो 68 368 में लिखा गया है, जहां पे कि स्पेशल मेजोरिटी के अलावा 50% से अधिक स्टेट की रैटिफिकेशन, मतलब उनकी कनकरेंस, उनकी अनुमति भी चाहिए यदि आप इन सब को अमेंड कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन चूंकि यहाँ आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241, 279, चैप्टर 4 और पार्ट 5 ऐसे दिया गया, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है आपके लिए याद रखने के लिए कि आर्टिकल 54 एंड 55 क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यदि इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट के अलावा आपको रेटिफिकेशन चाहिए। ये इसमें है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, और इसमें अभी जो मेथड देखेंगे आगे क्वेश्चन में वो है कैसे वैल्यू ऑफ वोट निकालता है। आर्टिकल 73 है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 162 है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। इन दोनों को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तब भी आपको स्टेट 50% स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए। 241 है हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। 279 है जीएसटी काउंसिल, जो 101st अमेंडमेंट के बाद बनी है, जो सबसे बड़े फैसले लेती है जीएसटी के बारे में। चैप्टर 4 और पार्ट 5 जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, 124 आर्टिकल से लेके और नीचे तक के 147 आर्टिकल तक। एंड चैप्टर 5 ऑफ द पार्ट 6 जो है वो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। इन सब को यदि आप अमेंड करना चाहते हैं, प्लस एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, तो आपको जो है ये कंडीशन लगेगी रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट प्लस स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इस यदि नॉलेज आपको है इन आर्टिकल्स का, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिस्ट वन, यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, ये देखिए यहाँ पे आता है। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ये यहाँ आता है आर्टिकल 73। कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, ये कहीं इसमें नहीं आता है। अब ये कह रहा है इसमें से किस में आपको 50% स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए। थर्ड में नहीं चाहिए, थर्ड 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 निकाल दीजिए, तो 1 और 2 में चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ दिखता है, लेकिन ये आपको वहां ले जाता है जहां से कि आपको कई कई क्वेश्चन कई एग्जाम में, और इस पूरे वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप इस लेवल पे इन आर्टिकल को देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट answerable टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस। ये बात जो है बिल्कुल लिखी गई है 361 आर्टिकल में। इसके क्लाउज 1 कहता है, पढ़ लीजिए पूरा, कि Constitution grant the president and governor immunity from being answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of their office, blah blah, पढ़ लीजिए। और यही आर्टिकल जो है अभी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुई थी आप तक तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट केस में, तो उसमें यही आर्टिकल जो है फोर फ्रंट पे था डिस्कशन में। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो वन जिसमें नहीं है उसको तो यदि करेक्ट है तो उसको निकाल दीजिए, वन नहीं है तो। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफिस। ये इसी का जो क्लॉज 2 है 316 का 361 का क्लॉज 2 कहता है, स्टेट that no criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the president or the governor of a state in any court during, जब तक वो हैं तब तक कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उन पे नहीं चला सकता, उनके हटने के बाद चला सकता है। तो 2 भी जो है सही है, तो 2, 1 एंड 3 भी खत्म हो जाएगा। तो 1 एंड 2 तो बिल्कुल सही है, लेकिन 3 को चलिए चेक करते हैं। मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द स्टेट। तो ये आर्टिकल 194(2) कहता है स्टेट दैट नो स्टेट्स that no member of a state legislature shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the legislature और एनी कमिटी देयर ऑफ, कोई भी जो वोट आप देते हैं। इनफैक्ट इसी का जो एक काउंटर पार्ट जो है पार्लियामेंट के लिए भी है। पार्लियामेंट में भी इसमें जो बहुत फेमस केस हुआ था, शिबू सोरेन, जो जो पैसे लेते हुए आरोप लगा था उनको कि उन्होंने
नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट को बचाने के लिए वोट दिया था, तो उसमें कोर्ट ने यही कहा कि एज पर दैट आर्टिकल उस पर कोई केस नहीं चलाया था, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है कि किसी ने पैसे लेके वोट दिए हैं। ओके, सो इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब कि 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। तो ये आर्टिकल्स में कौन सा आपको जानकारी मिली? आर्टिकल 361 जो इम्यूनिटी देता है गवर्नर और प्रेसिडेंट को, और आर्टिकल 194 उसका काउंटर पार्ट आर्टिकल जो होगा, आप उसमें से 90 घटा सकते हैं, तो आप हो सकता है कि 104 या 105 टाइप के जो आर्टिकल हो, वो जो है पार्लियामेंट के भी मेंबर को ये प्रिविलेज देता है कि वो उन पर कोई जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई सकती है, इसके लिए कि उन्होंने कुछ कहा है या कोई वोट दिया है पार्लियामेंट्री कमेटी में या लेजिस्लेशन। Consider the following statement. With reference to Constitution of India, if an area in a state is declared as scheduled area, again अभी जो आपने पढ़ा ना, शेड्यूल 5 शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल एरिया, अंडर द 5th शेड्यूल, तो 5th शेड्यूल जो है उसमें क्या होगा? The state government loses its executive power in such area and a local body assumes total administration. ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया कि 5th शेड्यूल में कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट भी नहीं होती है, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव पावर लूज नहीं करता है, केवल गवर्नर को कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल आर्टिकल 339 है, 339 कहता है कि कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इसका क्लॉज 1 कहता है द प्रेसिडेंट में अपॉइंट ए कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट। 5th शेड्यूल में कोई है तो एक कमीशन बिठा सकती है प्रेसिडेंट। 339(2) कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू ए स्टेट। मतलब कि यदि कोई 5th शेड्यूल एरिया है, तो जो यूनियन का एक एग्जीक्यूटिव पावर है कि स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि ये स्कीम लागू करो उन एरियाज में, और वहां पे जो शेड्यूल ट्राइब का जो वेलफेयर है उससे रिलेटेड कोई डायरेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, ये आर्टिकल कहता है 339(2). इसके अलावा जो है गवर्नर जो है दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया इन द स्टेट। ये पैरा 3 कहता है। 5th शेड्यूल का पैरा 3 कहता है कि गवर्नर को सालाना एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया। ये सब इसमें लिखा है, तो ये बात जो है गलत है। दूसरा है द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं, आपने पढ़ लिया, यही आर्टिकल से रिलेटेड, इसमें कहीं नहीं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दोनों ही बातें जो हैं वो गलत हैं। सो नाइदर 1 नॉट 2 आर करेक्ट। तो जो कंसर्न आर्टिकल है वो 339 है और पैरा 3 ऑफ द 5th शेड्यूल है। 53 नंबर क्वेश्चन जो कि 2025 का है, वो देखिए। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग: द इंटर स्टेट काउंसिल, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड जोनल काउंसिल। इसमें से कितने जो हैं वो एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये ध्यान दो कि आर्टिकल में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगे। इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 में लिखा हुआ है, प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, जो प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं। ये बेसिकली फेडरल नेचर के जो बातें हैं उसको निपटारे के लिए या उसके डिस्कशन के लिए किया जाता है। 1990 में फर्स्ट टाइम इंटर स्टेट काउंसिल बना है, उसकी सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली में है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो है एक कैबिनेट के रिजोल्यूशन से, कैबिनेट के अप्रूवल से 1998 में सेटअप की गई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो अभी अजीत डोभाल है। जोनल काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी कानून के द्वारा सेटअप की गई है, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो थी 1956 उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। 5 जोनल काउंसिल की, जिसको हेड होम मिनिस्टर करते हैं। इसका मतलब है कि ना तो ये ना ये, केवल एक इसमें से जो है इंटर स्टेट काउंसिल, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या जिसके बारे में प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में है। अब यहाँ पे देखो, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। ये 3 जो है प्रोविजन है और किस पार्ट में है या कौन सा कैटेगरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में कहा जा सकता है, डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट या प्रियम्बल और लाइक। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, ये आर्टिकल 50 है।
ये कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिए, जो मॉन्टेस का जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है उसका। तो ये तो डीपीएसपी है, बिल्कुल सही है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये जो फंडामेंटल राइट में जो छठा फंडामेंटल राइट है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, तो ये भी बिल्कुल सही है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। थर्ड है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन फैक्ट्रीज, तो ये आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आर्टिकल 23 एंड 24। तो ये बिल्कुल सही है कि फंडामेंटल राइट के पार्ट में लिखा गया है, तो ये तीनों जो है वो बिल्कुल सही है, इजी है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 50 है, 51A है जो इंजर्ट किया गया 42nd अमेंडमेंट से, और आर्टिकल 24 है। नेक्स्ट देखिए पंचायत के बारे में है, इसमें आर्टिकल 243B, 243F एंड 243I का जिक्र है। चलो इससे पहले आर्टिकल ही देख लेते हैं उल्टा। 243B कहता है पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल मे नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इन ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। मतलब कि यदि कोई स्टेट इतना छोटा है कि उसकी पॉपुलेशन 20 लाख से भी कम है, तो वहां पे इंटरमीडिएट लेवल का पंचायत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे नीचे लेवल का जो है ग्राम पंचायत होता है, जीपी, उसके ऊपर जो है पंचायत समिति होती है, पीएस, और उसके ऊपर जो है जिला परिषद होता है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डीबी। तो ये जो इंटरमीडिएट लेवल है ब्लॉक लेवल पे, इसकी जरूरत नहीं है यदि 20 लाख से पॉपुलेशन कम है, आर्टिकल 243B कहता है। 243F कहता है द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इज ओनली 21 ईयर नॉट 30। ऐसा नहीं कहा गया है, ये कहा गया है कि 25 साल की कोई जरूरत नहीं है, 21 साल तक होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। आर्टिकल 243I कहता है कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन की स्थापना करेगा टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। जैसे सेंटर में फाइनेंस कमीशन बनता है, वैसे ही एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा जो कि ये देखेगा कि स्टेट की जो टैक्स डिवोल्यूशन है वो पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटी को कितना मिलना चाहिए एक ग्रांट इन। तो अब इस नॉलेज के साथ यहाँ आओ, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। नो, ये खुद कहता है कि 20 लाख से कम वाले में जरूरत नहीं, इसका मतलब वन गलत हो गया, तो जिसमें भी वन है उसको निकाल दो। अब यहाँ पे देखो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर नॉट करेक्ट, तो आपका ये गलत हो जाएगा यदि आप इस तरह से करोगे, नॉट करेक्ट, इसको गौर करो। इसका मतलब कि जो करेक्ट है वो निकाले जाएंगे, तो वन जो है वो इनकरेक्ट है वो होना चाहिए, तो ये खत्म हो जाएगा एक्चुअली। अब आओ यहाँ पे टू देखो, टू बी एलिजिबल टू ए मेंबर ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल ए पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। ये साफ है कि इवन 25 साल नहीं चाहिए, 21 साल चाहिए, तो इसका मतलब टू जो है इनकरेक्ट है। इसका मतलब है कि टू जो है इनकरेक्ट है, तो टू होना चाहिए, तो 1 और 3 वाला खत्म हो जाएगा, अब केवल बचा ये। इसका मतलब आपको देखना है क्या केवल 3 भी रॉन्ग है, क्योंकि 1 और 2 तो रॉन्ग है ही। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट कंस्टिट्यूट ए कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। जैसे ही चीफ मिनिस्टर आए, आगे पढ़ो भी मत, क्योंकि गवर्नर ना कि चीफ मिनिस्टर कंस्टिट्यूट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसका मतलब 3 भी रॉन्ग है, तीनों रॉन्ग है, तो 1, 2, 3 ऑल रॉन्ग। तो आप देखो कि इस आर्टिकल के नॉलेज से आपको ये क्वेश्चन क्रैक होगा। Next question देखो, consider the following statement. If any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the president decision in accordance with the opinion of the Council of Ministers shall be final. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल, अब यहाँ पे देखो क्लाउज 6 देखो 10th शेड्यूल का। वैसे तो एक आर्टिकल भी यहाँ पे होना चाहिए था जो मैं बता रहा हूँ, वैसे छूट गया है। 102 का जो 2 है देखोगे, उसमें दिया है कि 2 तरह से जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। एक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई रहते हुए कोई मेंबर बन गया है लेजिस्लेचर का, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या 10th शेड्यूल के अंदर ये कहा गया है। 1022 कहता है 10th शेड्यूल। जो 10th शेड्यूल जो है उसके अंदर क्लॉज 6 कहता है कि ये निर्णय की डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब दल बदलू का, तो ये निर्णय जो है वो चेयरमैन ऑफ द हाउस लेगा, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे चेयरपर्सन हो, चाहे वो। तो ये बिल्कुल गलत है, प्रेसिडेंट नहीं लेते। प्रेसिडेंट जो है किसका लेते हैं, जब कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते यदि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो रहा है,
तो वो प्रेसिडेंट को पावर है डिसाइड करने का डिस्क्वालिफिकेशन विद द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पूछा जा रहा है गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो वन नहीं होगा। वन, वन, वन। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाता है, जैसे ही आप ये जान गए कि वन गलत है, वैसे ही आपका क्वेश्चन क्रैक हो गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, टू करेक्ट होगा ही। देर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बात भी जो है आ, गलत है, यहाँ निदर होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कई जगह मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली 10th शेड्यूल में तो बहुत जगह मेंशन है। तो इसलिए यहाँ निदर मैंने नहीं पढ़ा। तो निदर वन नॉर टू, मतलब ये भी गलत है। तो एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि दोनों ही गलत है, बहुत गलत है, और वही सही ऑप्शन है। मैं आपको फिर से हिदायत दे रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि मैं भी जो है गलत पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे नीदर वन नॉट टू मेरे दिमाग से उतर गया, एक जगह मैंने और नॉट नहीं पढ़ा था। तो आप समझ सकते हो जब टीचर के साथ ऐसा हो सकता है तो स्टूडेंट को कितना ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में। आपको बहुत फोकस रहना है कि नॉट पूछा है या करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा, और ये हम लोग से इनवेरेबली ये मिस्टेक होता है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो, बहुत लंबे लंबे तीन स्टेटमेंट है, मैं इसको जल्दी से पढ़ दूंगा। फर्स्ट कहता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज हिंदी में ये क्या कहता है मैं बता देता हूँ। ये कहता है कि इवन यदि लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाए, तो जो स्पीकर लोकसभा होते हैं वो अपने ऑफिस को वैकेट नहीं करते हैं तब तक जब तक कि नई लोकसभा गठन ना हो जाए। तो ये बात सुनने में लगती है कि ऐसा क्यों, लोकसभा तो भंग हो गया तो स्पीकर की ऑफिस भी खत्म हो जाएगी, नहीं, लेकिन आर्टिकल 94 ऐसा कहता है, provided further that whenever the house of people is dissolved the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the house of the people after the dissolution। yes, ऐसा कहता है आर्टिकल 94, इसलिए ये बिल्कुल सही है। अब वन सही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछ रहा है, तो वन, जो वन नहीं है उसको खत्म कर लो, तो एक तो खत्म हो गया। ये है आर्टिकल 94 में। अब अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। नो, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे लिखा गया है क्लॉज 5 ऑफ 10th शेड्यूल में कि notwithstanding anything contained in this schedule, a person who has been elected to this office of speaker shall not be disqualified under this schedule if he, by reason of his election to such office, voluntarily gives up his membership of the political party to which he belongs। ये voluntarily है, वॉलंटियर मतलब कोई फोर्स नहीं है, कंपल्सन नहीं है, वो अपनी पार्टी छोड़ भी सकता है, नहीं भी छोड़ सकता है। जैसे अभी जो ओम बिरला है तो उन्होंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी है, और ये कोई मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो कह रहा है कि शैल रिजाइन, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब टू यदि गलत है तो जहां जहां टू है उसको हटा दो। तो इसमें टू है, इसमें टू है, इसका मतलब वन एंड थ्री जो है बिल्कुल सही है। अब मैं थोड़ा टाइम बचाता हूँ, थ्री को पढ़ लेना, ये भी बहुत मजेदार है, 94C में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको देता है, पढ़ लेना, 94C पढ़ लेना, आगे बढ़ जाना, लेकिन सही आंसर आपको इससे मिल जाता है। अब आइए 2024 के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आर्टिकल से रिलेटेड। With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statement. While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration, जब उनको हटाने का ही resolution चल रहा हो, चर्चा में हो, उस पर डिबेट हो रही है, तो he shall not preside, वो चेयर नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ये लिखा गया, आर्टिकल 96 में लिखा गया है कि he will not preside over the proceeding, जिसमें कि उनको खुद को हटाने का चल रहा हो, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। यही केस लागू होता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा पे भी। तो ये बिल्कुल सही है, तो वन सही है। अब ये पूछ रहा है करेक्ट, तो वन जिसमें है, जिसमें नहीं है वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो अब देखो सेकंड, ये तीन बचे हैं। ही सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। अगर ये कहता है, अगेन ये कहता है कि इनको हैज द राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द डिबेट रिगार्डिंग द रिमूवल रिजोल्यूशन, लेकिन उनको बोलने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि उनको अधिकार नहीं है कि अपने ही रिजोल्यूशन, अपने ही उनके हटाने के रिजोल्यूशन पे वो चुप रहेंगे। नो, उनको बोलने का अधिकार, केवल प्रिजाइड नहीं करेंगे। तो टू गलत है, तो टू जहां है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको आंसर मिल गया वन। इसका मतलब है कि थ्री भी डेफिनेटली गलत है। क्या गलत है? ही सी शैल नॉट बी इंटाइटल टू वोट
on the resolution in the first instance. No, देखिए 2 बार इस पे वोट हो सकती है. फर्स्ट इंस्टेंस में सब लोग वोट दिए कि हटाना है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को या नहीं. उस फर्स्ट इंस्टेंस में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी जिसके अगेंस्ट में चल रहा है हटाने का, वो वोट दे सकते हैं. लेकिन यदि बराबर बराबर हो गया तो उसको कास्टिंग वोट कहते हैं, डिसाइडिंग वोट कहते हैं. वो नहीं दे सकते. ऑफ कोर्स वो देने का तो पक्षपात हो जाएगा. तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट दे सकते हैं. ये भी कहा गया 96 में, कैन वोट बट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस. तो आर्टिकल 96 इज द आर्टिकल जिसे ये पूरा पूरा क्वेश्चन लग जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स डिसोल्यूशन. अब यहां पे ना हट करके आर्टिकल 107 देखो. आर्टिकल 107 कहता है कि 107 का 3 कहता है, ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस. आपको पता है कि जैसे अभी हाउस प्रोरोग्ड है. प्रोरोग मतलब कि टेम्पोररी बीच में बंद है कुछ महीने के लिए. अब ये मॉनसून सेशन में ओपन होगा, बजट सेशन के बाद बंद है. इसको प्रोरोगेशन कहते हैं. प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन करते हैं. प्रोरोगेशन में कुछ कोई लैप्स नहीं होता है. जो बिल जहां है वहीं पड़ा रहता है. 4 कहता है 107 का 4 क्लाउज, ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल. यदि कोई बिल जो है अभी राज्यसभा में पेंडिंग है, वो लोकसभा में गया ही नहीं है, ना ही लोकसभा उसको पास किया है, तो ऐसे में लोकसभा के डिसॉल्व होने से उस बिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लैप्स नहीं करेगा. 5वां क्लॉज कहता है कि एक बिल है जो हाउस ऑफ पीपल में पेंडिंग है, या एक ऐसा बिल है जो कि हाउस ऑफ पीपल से पास हो गया और हाउस ऑफ द पीपल भेज दिया है काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में पेंडिंग है. ये दोनों ही बिल जो हैं लोकसभा के डिसॉल्व होने पे खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा. मतलब ये है कि कोई भी बिल यदि लोकसभा से टच हो गया है और अभी तक कानून नहीं बना है, तो वो लोकसभा के डिसॉल्व होने से खत्म हो जाएगा. लेकिन यदि कोई बिल राज्यसभा में ही पड़ी हुई है, लोकसभा में आई भी नहीं है, तो वो लोकसभा के डिसॉल्व होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब यदि आप ये जान गए हो तो आप देखो, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स डिसोल्यूशन. बिल्कुल ये आर्टिकल 107(5) यही तो कहता है. तो एक सही है. अब यहाँ करेक्ट है, तो जिसमें 1 नहीं है उसको खत्म कर दो. तो ये 2 ही बचा. 50-50 गेम तो आपने केवल एक ही से खेल दिया. अब आप आओ, या तो 2 सही होगा या नहीं होगा. ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. ये यही तो कहता है कि एक बिल जो कि पास कर दिया गया है लोकसभा से और पेंडिंग है काउंसिल ऑफ स्टेट में, वो लैप्स कर जाएगा लोकसभा के डिसॉल्व होने के. तो ये भी सही है. इसका मतलब 1 और 2 सही है. 3 तो बिल्कुल गलत होगा ही, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है. ए बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू ए ज्वाइंट सिटिंग लैप्सेज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अब यहाँ पे देखो ये क्या कहता है. बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लेकिन उस डिसॉल्व होने से पहले प्रेसिडेंट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि किसी बिल को रिजॉल्व करने के लिए, जो ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है, एक ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट होगी एज पर आर्टिकल 108. यदि प्रेसिडेंट ने ये नोटिफाई कर दिया तो इवन इफ की लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, वो ज्वाइंट सीटिंग होगी और उसमें उस बिल पे वोटिंग होगी. यदि ऐसा है तो वो बिल लैप्स नहीं कर सकता है, तभी तो ज्वाइंट सीटिंग होगी. तो इसलिए आर्टिकल 108 का 5वां क्लॉज कहता है, ए ज्वाइंट सिटिंग मे बी हेल्ड अंडर दिस आर्टिकल एंड ए बिल पास्ड देयर एट नॉट विथ स्टैंडिंग. इसके बावजूद भी कि ए डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज इंटरवीन्ड सिंस द प्रेसिडेंट नोटिफाइड हिज इंटेंशन. मतलब प्रेसिडेंट के ज्वाइंट सिटिंग के नोटिफिकेशन के बाद भी यदि हाउस डिसॉल्व हो गया है, तब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी. ये कहता है. बहुत ही पिक्यूलियर आर्टिकल है. तो ये आपको जानना चाहिए. इन्होंने पूछ दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि बिल लैप्स कर जाएगा. नहीं लैप्स करेगा. इसका मतलब 1 और 2 सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रोरोगेशन, अभी मैंने बताया, ऑफ ए हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब देखो आर्टिकल 85 कहता है कि द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस ऑफ और आइदर हाउस. ये डिसीजन प्रेसिडेंट आर्टिकल 74(1) के तहत द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. वो बाउंड है उससे. तो ये अपने से क्यों ये डिसीजन लेगा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी कि हुजूर प्रोरोग कर दीजिए. तो ये स्टेटमेंट गलत है.
कि अपने से जो है वो डिसीजन लेंगे, डिस्क्रिशनरी नहीं है ये, आर्टिकल 74(1) के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे होगा। इसका मतलब यदि हमको करेक्ट ढूंढना है तो 1 जो है वो जहां भी है उसको हटा दो। आपने 50-50 गेम खेल लिया, इन दोनों में 3 करेक्ट है, 3 को आप करेक्ट मान लो, मत पढ़ो अभी, केवल 2 देखो। प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजॉर्न sine die, but there is no bar to the president of India prorogating the house which is in session. अब ये भी पढ़ो, द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस और अदर हाउस। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कब प्रोरोग कर सकते हैं, इसका मतलब कभी भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि प्रेसिडेंट कभी भी प्रोरोग कर सकते हैं। तो 1 और 2 जो है वो सही, सॉरी सॉरी, मतलब 1 इज गलत है, 2 जो है सही है, और 3 जो है वो चलो हम लोग देखते हैं सही है या नहीं है। ओके, डिसोल्यूशन, डिसोल्व, तो ये हमने पहले ही देख लिया था कि 3 को जरूर ही सही होना है एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब 2 और 3 दोनों ही सही है। 3 क्या कहता है? Dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India who, save in the exceptional circumstances, does so on the advice of the Council of Ministers. यहाँ क्या लिखा है? The President may from time to time dissolve the House of the People. Again ये prorogation dissolution as per 74 वो Council of Ministers के सलाह से ही करेगा। Save exceptional circumstances में Council of Ministers खुद ही अपनी कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है लोकसभा में, तो हो सकता है प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से डिसाइड करे, उसके बाद ना माने, बट अदरवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन दोनों ही होता है। 2 और 3 विल बी करेक्ट, बट एनी अदरवाइज ऑल्सो हमको 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Union Finance Minister, on behalf of the Prime Minister, lay the annual financial statement before both the houses of Parliament. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के बजाय प्रेसिडेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 112 ये कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट मतलब 112 आर्टिकल, the president shall in respect of every financial year cause to be laid before both the houses of parliament budget। मतलब प्रेसिडेंट ही बजट प्रस्तुत करवाता है, जिससे करवा ले। ये भी जान लो कि कोई भी मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट बजट प्रेस कर सकता है, कोई ये नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर ही करे। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं होगा, आज परंपरा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो 1 तो नहीं होगा, 1 नहीं होगा। अब यहाँ पे या तो 2 ओनली होगा या नाइदर 1 नॉट 2 होगा। अब इन दोनों में देखो, at the union level no demand for a grant can be made except on the recommendation of the president। आर्टिकल 113 का 3 कहता है एग्जैक्टली यही, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट shall be made except on the recommendation of the president। ये क्या है डिमांड फॉर ग्रांट? शॉर्ट में इसको DFG कहते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट जो है, हर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने काम के लिए हर साल पैसे मांगता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। वो सारे पैसे, मांग पत्र कह लो, वो एक कंसोलिडेट करके डिमांड फॉर ग्रांट के फॉर्म में पार्लियामेंट में रखा जाता है, उस पर बहस होती है, वोटिंग होती है, और जब वो पार्लियामेंट से पास होता है और फिर एक अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, जिससे कि वो जो डिमांड फॉर ग्रांट जो पास हुई है उसका पैसा खजाने से निकाला जा सके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तब वो पैसे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को मिलते हैं। और ये जो डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो नहीं प्रस्तुत किया जाएगा एक्सेप्ट कि प्रेसिडेंट कहे कि हाँ इसको जो है पार्लियामेंट में रखो और पार्लियामेंट से आप परमिशन लो, पास कराओ। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि DFG जो है उस पे बहस होती है, वोटिंग होती है, कट मोशन भी होता है, पॉलिसी कट एंड टोकन कट एंड ऑल, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, जैसे कि जजेस की सैलरी, पेंशन, या इंडिया का सॉवरेन गारंटी, जो इंडिया ने जो लोन लिया है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट एंड ऑल, उस टाइप के जो खर्चे होते हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट की सैलरी एंड ऑल, वो सब पे बहस तो हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं होती है, और सीधे सीधे कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज कर दिया जाता है। ये 112(3) में ये है, 112(3), एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है कि ये सही है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, नाइदर 1 नॉर 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट who recognizes and declares any community of that state as a scheduled tribe। बिल्कुल गलत है, यहाँ प्रेसिडेंट होता तो सही होता, क्योंकि आर्टिकल 342 पढ़ो,
ये इसमें लिखा है द प्रेसिडेंट मे विथ रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में एक लिस्ट नोटिफाई करेंगे कि उस स्टेट के लिए ये सब जो जातियां हैं वो शेड्यूल ट्राइब कहलाएंगी। ध्यान दो कि ये जो लिस्ट होता है शेड्यूल ट्राइब का, इवन शेड्यूल कास्ट का भी वो निकालते हैं, और अब तो ओबीसी का भी निकालते हैं, 3 लिस्ट। वो स्टेट स्पेसिफिक होती है। मतलब यदि एक ट्राइब जो है एक स्टेट में जगह पाता है तो दूसरे में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो स्टेट की, हर स्टेट के अलग अलग लिस्ट होगी। तो यहाँ पे ये गलत है, 1 गलत है। इसका मतलब क्या है कि 1 जहां जहां करेक्ट पूछा है तो उसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो। अब बचा 2 और नॉर। A community declared as a scheduled tribe in a state need not be so in another state। बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि 2 ओनली सही है। Which of the following statement are correct about Constitution of India? Powers of municipality are given in Part 9A। ये बिल्कुल सही है। Part 9A जो है Constitution का, उसमें 74th Amendment यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का की प्रोविजन है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये यदि सही है, यहाँ हमें जो है कि कौन सा करेक्ट है, तो 1 जरूर होना चाहिए, इसमें 1 नहीं है। अब आ जाओ, इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है। पार्ट 18 जिसमें कि 352 है, 356 है, 360 है, सब डिफरेंट टाइप के इमरजेंसी हैं। ये नेशनल इमरजेंसी है, ये स्टेट इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, पार्ट 18 में है। तो 2 जिसमें नहीं है उसको भी खत्म कर दो, तो ये भी खत्म हो गया। अब बचा 1 एंड 2, 1 एंड 2, 3। 3 को देखते हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 जो है वो पार्ट 20 में है, तो ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। यहाँ पे चूंकि पार्ट 9 एक आया है, तो ये भी जान लो कि पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो रूरल लोकल बॉडी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसकी जिक्र है 73rd अमेंडमेंट के तहत। और जो पार्ट 9B है, जो 97th अमेंडमेंट से लाई गई थी, उसमें जो है कोऑपरेटिव्स का जिक्र है। ओके, 76 नंबर क्वेश्चन देखो उस साल का। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी? ये सुपर डुपर लड्डू क्वेश्चन है। कोई भी जो राइट, फंडामेंटल राइट को जो बढ़ाने का जो एक्सरसाइज किया गया है, वो सब आर्टिकल 21 को बढ़ाता है। जैसे एजुकेशन तो सीधा 21A है, लेकिन बाकी सब इम्प्लाइड हैं, लाइक राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एयर, right against public hanging, right against solitary confinement, right to die with dignity, right to reputation, right to privacy। यहाँ पे याद रखना, जो केस, जो बहुत फेमस केस था, पट्टू स्वामी केस 2017 में, वो राइट टू प्राइवेसी से है। राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, जो माहवारी औरतों को होता है, उससे हेल्थ एंड हाइजीन को भी अभी हाल में फंडामेंटल राइट माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और अब बहुत हाल में जून में जो है राइट टू वॉक सेफली, जो पेडेस्ट्रियन पे जो हम चलते हैं उस पे हमारा हक है, इसको भी फंडामेंटल राइट माना गया है। सभी आर्टिकल 21 को बढ़ाते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि आर्टिकल 21 जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा देता है। As per Article 368 of the Constitution, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of। तो अब यहाँ पे ना आर्टिकल 368 का लैंग्वेज देखो। ये कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। ये तो टाइटल है। इसका सेकंड क्लॉज कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पावर। अब यहाँ पे वो एकदम पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करती है। एक्सरसाइज ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, जोड़ सकती है, वेरिएशन, चेंज कर सकती है, रिपील, माइनस कर सकती है, एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज कर सकती है, जोड़ सकती है, घटा सकती है। एडिशन, वेरिएशन, रिपील, तो तीनों सही है। जस्ट लैंग्वेज को उन्होंने पिक किया है। Which of the following statement are correct in respect of money bill in the parliament? मनी बिल आर्टिकल 109 और 1010 में लिखा गया है।
आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, बिल्कुल सही है, इसका टाइटल ही है स्पेशल प्रोसीजर रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, तो आप टाइटल भी पता है तो आपको बिल्कुल सही है। अब ये कह रहे हैं कि करेक्ट, करेक्ट, तो इसका मतलब वन जिसमें नहीं है उसको खत्म कर दो। ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये बिल्कुल लिखा गया है क्लॉज वन में कि मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये बिल्कुल सही है। जिसमें टू नहीं है उसको खत्म कर दो, तो टू तो सब में है। द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैनॉट रिजेक्ट इट, बिल्कुल सही है। यहाँ लिखा गया है काउंसिल ऑफ स्टेट केवल 14 दिन रख सकता है, वो सजेस्ट कर सकता है कोई अमेंडमेंट जिसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, तो थ्री भी सही है। चौथा है तो तीन भी सही कर दो। ओके, वन टू थ्री तो हो गया, तो इसमें टू चूंकि सही है तो वन थ्री फोर गलत हो गया, और थ्री चूंकि सही है तो वन एंड टू भी गलत है, इसका मतलब वन टू थ्री, इसका मतलब फोर बिल्कुल गलत है। फिर भी पढ़ लो, अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैज टू बी एक्सेप्टेड, नो, लोकसभा इज नॉट बाउंड, चाहे वो अमेंडमेंट माने ना माने, नहीं मानेगा तो जिस फॉर्म में लोकसभा ने भेजा था राज्यसभा को उसी फॉर्म में वो बिल पास मान लिया जाएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखो कि मनी बिल जो है उसको प्रेसिडेंट लौटा नहीं सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एसेंट ऑफ द बिल प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द presentation to him of a bill for assent return the bill if it is not a money bill, तो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी जानो कि मनी बिल के लिए कुछ को रिजॉल्व करने के लिए मतलब डेडलॉक को कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती, उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि राज्यसभा को कोई पावर ही इसमें खास नहीं दिया गया है। यदि 14 दिन से अधिक रोक भी नहीं सकती है और कोई भी अमेंडमेंट जो वो रिकमेंड करती है उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, इसलिए कोई जरूरत ही नहीं है ज्वाइंट सिटिंग की। इवन अमेंडमेंट के लिए भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, केवल ऑर्डिनरी बिल के लिए होती है। अब आओ 2023 में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है आर्टिकल से। अगेन ये चार ऑर्गेनाइजेशन देते हैं और कहते हैं कि इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी किसी आर्टिकल में जिक्र है। तो पहला देखो, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये जो है बाय 102nd अमेंडमेंट से इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, पहले नहीं था। इसके लिए एक आर्टिकल क्रिएट की गई 338B, तो ये अब जो है ये हो गई है आफ्टर 102nd अमेंडमेंट। तो वन तो होगा। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये एनएचआरसी जो ह्यूमन राइट्स जो एक्ट है उसके तहत 1993 में बनती है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो टू नहीं है। नेशनल लॉ कमीशन तो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, आप पढ़ लीजिए, ये तो कैबिनेट के रिजोल्यूशन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बनती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑर्डर निकालती है और ये सलाह देती है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत बनी है, तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एक केवल एक बॉडी इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप देख रहे हैं कि ये दूसरी ऐसी क्वेश्चन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका जिक्र किसी न किसी आर्टिकल में है वो आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए कोई इलेक्शन की पिटीशन अगेंस्ट प्रेसिडेंट देता है और सुप्रीम कोर्ट में और वो एक्सेप्ट हो जाता है और फैसला आता है कि वो इलेक्शन गलत था उनका, तो ये कहता है कि कोई भी उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, कार्य किया गया है, इससे पहले जब ये कोर्ट ने उनके इलेक्शन को निरस्त किया तो वो सब जो है इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all act done by him, her in the performance of duty of his or office president before the date of decision become invalid. ये सुन के भी लगता है कि ऐसा थोड़ी होता, पूरा अनार्की आ जाएगी। यही बात जो है ये 71(2) आर्टिकल कहता है कि यदि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड कह भी दे तब भी उनके द्वारा जो काम किया गया है, डिसीजन लिए गए हैं इसके पहले, वो नल एंड वाइड नहीं होंगे, शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यदि ये गलत है तो चलो देखते हैं कि कितने करेक्ट हैं। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस। अब देखो क्या है, आर्टिकल 71(4) कहता है कि इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him। तो ये साफ साफ कहता है कि कोई वैकेंसी हो भी एमएलए का, एमपी का, तो इसके लिए आप
उस उनके इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कैन बी पोस्टपोन गलत है, नहीं करना है पोस्टपोन। जो जितने उस समय में इलेक्टेड मेंबर है वही चुनेंगे। तो एक अभी तक सही निकला है। व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द Constitution prescribe time limit within which he shall has to declare his her assent. ऑफ कोर्स अभी तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दे दिया उन बिल्स के लिए जो कि लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट से पास होती हैं और प्रेसिडेंट को रेफर की जाती है, उसके लिए 3 महीने का टाइम दिया। लेकिन एज सच आर्टिकल 111 देखोगे तो उसमें लिखा है एज सुन एज पॉसिबल उनको फैसला लेना है कि वो रिटर्न करें कि रिजेक्ट करें कि एक्सेप्ट करें। कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट को है और कोई टाइम लिमिट जो है, क्योंकि एज सुन एज पॉसिबल तो कोई टाइम लिमिट हुआ नहीं। एज सुन एज पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, 1 दिन से लेकर के 10 साल भी हो सकता है। तो पॉकेट वीटो इम्प्लाइड है इस आर्टिकल में, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है टाइम लिमिट जो कह रहा है कि प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट, ये गलत है। इसका मतलब केवल एक स्टेटमेंट, ओ एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है, तो ना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको ये डिफरेंस कह रहा है फाइनेंस बिल और मनी बिल में। मनी बिल क्या है, ये 110 आर्टिकल में डिफाइंड है। मेजर जो फाइनेंशियल मैटर है, टैक्स लगाना या कोई ग्रांट इन एड, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना, फॉरेन बोरोइंग करना, और इस तरह के जो मेजर डिसीजन है वो सब मनी बिल है। जहां भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाला जाए, टैक्सेशन लगाया जाए या लोन लिया जाए, और फाइनेंस बिल जो है आर्टिकल 17 117 में लिखा गया है कि ये जनरल है, इसमें मनी बिल भी है, नॉन मनी बिल भी है। मतलब कोई एक ऐसा मैटर है जिसमें कुछ आइटम तो 110 का भी आता है लेकिन इंटायरली नहीं आता है, बाकी और भी आइटम है, तो उसको मनी बिल पूरी तरह ट्रीट नहीं किया जाता, उसको ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको फाइनेंस बिल कहते हैं। फाइनेंस बिल से रिलेटेड जो है यहाँ पे 117(2) में लिखा गया है कि कौन सा बिल फाइनेंस बिल होगा, पढ़ लेना। छोटे छोटे जो इस पे जो म्यूनिसिपैलिटी जो फाइन लगाती है, गवर्नमेंट जो कोई छोटी मोटी सर्विस देती है उस पर जो सर्विस फी लेती है, ये सब वो सब जो है फाइनेंस बिल के तहत आता है, मनी बिल नहीं कहलाता है। फाइनेंस बिल को जो है नॉर्मल बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो चूंकि इसको जनरल बिल की तरह ट्रीट किया जाता है इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। आर्टिकल 109 इस पे लागू हो जाएगा, चूंकि मनी बिल है तो उसमें राज्यसभा को बहुत लिमिटेड पावर है, तो ये रिजेक्ट नहीं कर सकती, कल 14 दिन का टाइम मिलता है। इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, बिल्कुल सही है। बट देर इज ज्वाइंट सिटिंग टू बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल चूंकि ऑर्डिनरी बिल है तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा मनी बिल भी वाली सही है, और तीसरा भी सही है। ऑल थ्री इसमें सही है। विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरिया इन इंडिया, ये तीसरा क्वेश्चन है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विद इन ए स्टेट the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president। ये बिल्कुल सही है। ये आप देखो, ये क्या कहता है, constitution provide in part 10 the provision for the 5th and 6th schedule, article 244(1) refers to provision under the 5th schedule and article 244(2) provides those under the 6th schedule। ठीक है, ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा जो है द लार्जेस्ट administrative unit forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of village in the block। तो यदि आप इसको पढ़ लेना, मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शेड्यूल्ड एरिया तो ऐसा कुछ नहीं है कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है शेड्यूल्ड एरिया, कोई एक फिक्स्ड एरिया को जिसका बाउंड्री जो है फिक्स होगा, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं एज ए शेड्यूल्ड एरिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, नो गवर्नर्स आर रिक्वायर्ड। ये यहाँ पे आर्टिकल 244 जो मैंने पढ़ा भी पहले आपका, उसमें यह है कि उनको एक एनुअल रिपोर्ट देना होता है। तो इसका मतलब क्या रह गया कि शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस फॉर ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, केवल यही सही है, ये दोनों ही जो है सही नहीं है।
Consider the following statement. Statement 1 है, the Supreme Court of India has held in some judgment that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of administration. Article 335 क्या कहता है? Claims of scheduled caste and scheduled tribe to service and post. The claims of members of the scheduled caste and scheduled tribe shall be taken into consideration consistently consistent with the maintenance of efficiency of administration. ऐसा उन्होंने कहा है, तो ये बात सही है. Statement 2 Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration. कुछ भी डिफाइन नहीं किया है. यहाँ कभी भी पढ़ोगे तो कुछ efficiency of administration is a subjective term जिसका कोई भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है और इसको कोई जो है डिफाइन नहीं किया गया है. तो ये गलत है और ये सही है. Consider the following statement. According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect state from internal disturbance. अब देखो ये आर्टिकल 355 देखो, ये कहता है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है. 355 वो छिपा हुआ आर्टिकल है, तो ये बिल्कुल सही है. The Constitution of India exempt the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. अब आर्टिकल 22 जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, वो ये कहता है कि सबको अपने लीगल काउंसिल हायर करने का है, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना है, किसी को अरेस्ट किया गया है. लेकिन ये कहता है क्लॉज 3 में कि nothing in clause 1 or 2 shall apply to any person who for the time being is enemy alien, दुश्मन देश का कैप्चर्ड है, मतलब वॉर क्रिमिनल या वॉर में कैप्चर किया गया है, to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. जितने भी लॉ, पोटा, टाडा, यूपीआ, एनएसए, उसके तहत यदि कोई अरेस्ट हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है, तो उसको भी लीगल काउंसिल का अधिकार नहीं दिया जा सकता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल. मतलब स्टेट को कोई देने की जरूरत है, अपना आप लीगल काउंसिल रखो, स्टेट आपको लीगल काउंसिल देगी, इसकी जरूरत नहीं है. सो ये जो एग्जाम करता है स्टेट को प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल, वो आर्टिकल 22(3) के तहत सही है. अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. ये स्टेटमेंट गलत है. जनरली आप यदि आर्टिकल 20 देखोगे जो अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड है, तो उसमें ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद अपने अगेंस्ट जो है वो गवाह नहीं बनाया जा सकता है. मतलब पुलिस के सामने यदि कोई कन्फेस करे, अपना अपराध कबूल कर ले, तो वो तो डरा धमका के हो सकता है, तो उसको नहीं माना जाता है जब तक किसी जज के सामने कोई कबूल ना करे. लेकिन ये एक्सेप्शन जो है वो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट में दिया गया है, क्योंकि स्पेशल कंडीशन, इसका मिसयूज भी हो सकता है. ऑफ कोर्स डरावना है कि वहां पे यदि एसपी लेवल से ऊपर के ऑफिसर के सामने यदि कोई कबूल करता है कोई अपराधी, तो उसको गवाह माना जा सकता है. इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 जो है वो स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. The member nominated to either house of the parliament or the legislative assembly of the state are also eligible to be included in the electoral college. ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 54 में साफ लिखा गया, the president shall be elected by the members of an electoral college consisting of the elected member, not nominated member. तो नॉमिनेटेड जो है वो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं. हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करते हैं. तो 1 गलत है. दूसरा देखो, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट. ये गलत है. उसका कारण है, फॉर्मूला क्या है, पॉपुलेशन ले लो, पी से मैं कह रहा हूं, एक स्टेट का पॉपुलेशन ले लो, ये यूटी का, और जितने नंबर ऑफ एमएलए हैं, नंबर ऑफ एमएलए. इसका मतलब क्या है कि जितना ही नंबर ऑफ एमएलए ज्यादा होगा, उतना ही वैल्यू ऑफ वोट कम होगा. उल्टा है. तो हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट. तो ये जो है उल्टा है. हायर द इलेक्टिव असेंबली सीट, हायर इज द वोट
लोअर इज द वोट, हायर इज द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, लोअर इज द वैल्यू ऑफ द वोट। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, तीसरा स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जानना, जबकि आपको थोड़ा बहुत पॉपुलेशन का आइडिया ना हो। नंबर ऑफ एमएलए का तो आइडिया होगा आपको, केरला में बहुत कम है, मध्य प्रदेश में 230 है, केरला में 140 उसके आसपास है। लेकिन पॉपुलेशन यदि बहुत क्लोज हो तो फिर इन दैट केस केरला का ज्यादा होगा, जो कि है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज, अब ये कारण बता रहा है, बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। अब ये भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। ये दोनों बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको 1971 जिसके पॉपुलेशन पे ये फैसला किया जाता है उसका थोड़ा आइडिया आपको चाहिए, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन से जो है आप आर्टिकल 54 और 55 जरूर ठीक से समझ लीजिए। इसमें आर्टिकल 54 तो इलेक्टेड कॉलेज की बात करता है, जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ये भाग लेते हैं तीनों। 55 कहता है कि कैसे जो है वैल्यू ऑफ वोट निकाला जाएगा। आपने देखा कि एक स्टेट का पॉपुलेशन ले लीजिए, उसको नंबर ऑफ एमएलए से, इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड कर दीजिए, और जो निकला फिर उसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, और उसका फ्रैक्शन को खत्म कर दीजिए। ये जो है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वोट जो है उस स्टेट के एमएलए का निकला। ये सारे कंट्री के जो जितने एमएलए के वोट के वैल्यू हैं सबको जोड़ दीजिए। मान लीजिए वो निकला पी डैश, उसको डिवाइड कर दीजिए जितने इलेक्टेड एमपी हैं, इलेक्टेड एमपी, और वो निकल जाएगा एक एमपी का वैल्यू ऑफ वोट। और यहाँ गौर करो कि लोकसभा हो या राज्यसभा, उसके जो एक एमपी का जो वैल्यू ऑफ वोट बराबर होगा इस फॉर्मूला से। आगे मैंने इसको इसमें दर्शाया भी है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, और ये 71 का कुछ पार्ट मैंने दिया है जिससे इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। अब आइए जो 2022, ये लास्ट पेपर है जो मैंने इसमें 5 साल का जो लिया है, उसमें देखते हैं आर्टिकल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है। Consider the following statement: a bill amending the constitution require a prior recommendation of President of India। ये प्रोविजन थी 24th अमेंडमेंट के पहले, लेकिन ये बहुत फेमस पॉलिटी की इवेंट है कि बाय 24th अमेंडमेंट 1971 इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई। उसी अमेंडमेंट में ये भी हो गया कि आर्टिकल 68(2) में जोड़ा गया, when the amendment bill is passed presented to the president who shall give his assent to the bill thereupon। मतलब अमेंडमेंट बिल को लौटा नहीं सकते या रिजेक्ट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, उसको करना ही होगा, उस पर एसेंट देना होगा। एक तरह से हाथ पांव उनके बांध दिए गए हैं 24th अमेंडमेंट से। तो ये जो है ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विल रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन, ये गलत हो गया है। तो ये वन यहाँ तो करेक्ट पूछ रहा है, तो वन जिसमें है वो खत्म हो गया, सीधा आपको आंसर निकल जाता है। ये इजी क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन टेक्निक। इसका मतलब 2 और 3 सही है। When a constitution amendment bill is presented to the president, it is obligatory for the president of India to give his assent। ये आर्टिकल 68(2) में लिखा गया है। A constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Raj Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। ये यहाँ implied है, क्योंकि ये लिखा गया है कि दोनों हाउसेस से उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है। इसका मतलब ज्वाइंट सिटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग में तो सिंपल मेजोरिटी जो है टोटल मेंबर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो प्रेजेंट एंड टोटल मेंबर का जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, नॉट सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 50% अधिक। एब्सोल्यूट मेजोरिटी है कि टोटल जो नंबर होगा ज्वाइंट सीटिंग का उसका 50% से अधिक होना चाहिए। तो वो चाहिए होता है, बट 2/3 नहीं चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सीटिंग। आर्टिकल 368 में ज्वाइंट सीटिंग की कोई बात भी नहीं। इसका मतलब ये दोनों जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आपको नहीं मिलेगा ऐसा। ये बेसिकली कहाँ से आया है? एक तो ये प्रैक्टिसेस से आए हैं, एंड जो रूल्स ऑफ बिजनेसेस बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के, कैबिनेट सेक्रेटरीट बनाती है और उसको जारी करती है, उसके थ्रू आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप खोजोगे तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल कैबिनेट का जिक्र जरूर है आर्टिकल 352 में, वो भी अमेंडमेंट से लाया गया। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन
government including the prime minister shall not exceed 15% of the total number of member of the Lok Sabha। ये बिल्कुल सही है। ये 91st अमेंडमेंट से जो है ये लाया गया था। ये 2003 में अमेंडमेंट आया था, उससे लाया गया था। इस बात का ध्यान रखना। सो ये स्टेट, ये जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफाई किया गया, बिल्कुल गलत है, लेकिन ये सही है। सो टू ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा को दो एक्सक्लूसिव पावर है, उसमें से एक यहाँ पे पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये केवल लोकसभा को ही पावर। इसके अलावा मनी बिल में भी लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है कि केवल लोकसभा में ही वो पहले प्रस्तुत किया सकती है, और स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको सर्टिफाई करते हैं, और लोकसभा को बहुत ज्यादा पावर है। राज्यसभा को देखो स्पेशल पावर, तो उनको भी दो जगह है। एक ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने में रिजोल्यूशन केवल राज्यसभा से ही पास होगी, तभी लोकसभा एक्सेप्ट करेगा और पार्लियामेंट बना सकती है ऑल इंडिया सर्विस। दूसरा जो है स्टेट लिस्ट में यदि पार्लियामेंट को कानून बनाना हो तो भी रिजोल्यूशन लोक राज्यसभा को स्पेसिफिक पावर है। ओके। सो यहाँ पे देखो तो एक तो टू जरूर होगा। इम्पीच, यदि आप देखोगे आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, तो दोनों आइदर हाउस हर जगह बराबर पावर दिया गया, तो ये गलत है। तो टू सही है, लेकिन थ्री गलत है। इसका मतलब थ्री जहां जहां है वहां खत्म हो जाएगा, और टू सही है। वन देखो, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी यदि आप देखोगे आर्टिकल 354, तो ये है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो एक हाउस का एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, तो ये भी गलत है, तो केवल टू ओनली सही हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, तो नो कॉन्फिडेंस वर्ड या टर्म जो है कहीं संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। इम्प्लाइड है आर्टिकल 75(3) में, जो कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ये इम्प्लाइड है। चूंकि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए जब भी आप कॉन्फिडेंस खो देंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। इस बात को पढ़ लो। विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, जिसपे अभी काफी बवेला मचा हुआ है, टीएमसी में डिफेक्शन हुआ है, उद्धव शिवसेना गुट में डिफेक्शन हुई है। विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House। कोई nominated, ना कि elected। तो पैराग्राफ 2.3 जो है 10 शेड्यूल का, जो कि इंसर्ट किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में, जो 52nd अमेंडमेंट आया था उसके बाद, इट स्टेट that a nominated member shall be disqualified if she join any political party after 6 months from the date of his takes the seat। 6 महीने के अंदर कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, 6 महीने बाद कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के पहले तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये जो है बिल्कुल सही है। लॉ पे दैट एक नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। द लॉ डज नॉट, मतलब कि कोई नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर, उसको जैसे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं या गवर्नर, तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन यदि कर ले 6 महीने के अंदर, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, मतलब वो डिस्क्वालीफाई। The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कहीं पे भी शेड्यूल 10 में नहीं लिखा हुआ है कि स्पीकर जो हाउस के हैं लोकसभा के इसमें, या कोई भी हाउस का चेयरपर्सन वही इसको डिसाइड करता है। उसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई। इसी के चलते बहुत इस पे जो है धांधली होती है, क्योंकि 2-2 3-3 साल यदि बैठ जाए तो पूरे एक सेशन ही गायब हो जाती है। सो ये बिल्कुल सही है। सो तो ये भी सही है, ये भी। तो बोथ 1 and 2। इसको भी पढ़ लो। पैराग्राफ 4, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये जानना चाहिए, इसमें दो इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए। पहले स्प्लिट का प्रोविजन था, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। स्प्लिट का प्रोविजन था कि 1/3 मेंबर यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लेजिस्लेचर जो है, यदि वो टूट करके किसी कोई अपनी अलग गुट बना ले, तो उस पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगता था। ये ओरिजिनल लॉ था, लेकिन 91st अमेंडमेंट 2003 में इसको हटा दिया गया स्प्लिट वाले को। अब केवल एक ही कंडीशन है कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो टीएमसी, उसका ये कहता है कि यदि 2/3 उस पॉलिटिकल पार्टी का किसी दूसरे पार्टी में मर्ज हो जाए, उस पर भी कंडीशन है कि उसकी जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, मतलब जो उसके लेजिस्लेचर जो है, उनका भी 2/3 की सहमति हो इस मर्जर से, तो फिर एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। यदि मेरी बात को आप इतनी गौर से सुन रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला है
कि ये 2/3 जो मर्जर होता है वो पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए, ना कि लेजिस्लेटिव पार्टी का। अब यहाँ पे गौर करो, disqualification on ground of defection not to apply in case of merger provided if the said merger is with 2/3 of the members of the legislative party who have consented to merge with another political party। ये पूरा नहीं लिखा गया है, पूरा यदि देखोगे तो ये है 2/3 पॉलिटिकल पार्टी, और उसकी कॉन्सेंट चाहिए लेजिस्लेटिव पार्टी के 2/3 मेंबर की। तो यहीं पे मामला फंसा हुआ है कि टीएमसी के केस में पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 मर्जर हुआ है या लेजिस्लेटिव पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी किसको कहते हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लेजिस्लेटिव पार्टी, इस पे अभी भी बहस चल रही है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला नहीं दिया है। ये लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये मर्जर वाली जो प्रोविजन है ये बाद में 91st अमेंडमेंट में जोड़ी गई है, स्प्लिट वाली को हटा दिया गया है। अब आओ एक आसान क्वेश्चन जो अटॉर्नी जनरल की राइट्स के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नो, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को यह अधिकार नहीं है, केवल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और जो ऐसे मिनिस्टर जो कि मेंबर उस समय तक नहीं बने हैं, आर्टिकल 88 के तहत एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको अधिकार होगा कि पार्लियामेंट के बहस में, पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, केवल वोट नहीं कर सकते। तो ये गलत है सॉलिसिटर जनरल के चलते। तो यहाँ करेक्ट है, तो 1 गलत हो गया, 1। अब नाइदर और 2 में देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट हिम रिजाइन्स। ऐसा नहीं होता है कि जो गवर्नमेंट ने एक अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया, यदि वो हार जाए या चुनाव हार जाए या रिजाइन कर दे तो अटॉर्नी जनरल भी हट जाएंगे। हट मतलब जनरली ये पॉलिटिकल पोस्ट होता है, वो रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वो जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होगा तब तक अटॉर्नी जनरल चला सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सन्याल कमेटी। अब एक बार पूछ दिया गया था कि एच.एन. सन्याल कमेटी, ये यूजीसी नेट में पूछ दिया गया था, ये किसके लिए बनाई गई थी? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे सलाह देने के लिए, जिसके तहत कि एक एक्ट पास होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो यही बात यहाँ कह रहा है, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सन्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। ये बिल्कुल सही है, तो 1 सही है, करेक्ट। तो 1 जिसमें नहीं है उसको खत्म कर दो, 1 है। इन दोनों में देखो तो 1 और 2 कॉमन है, तो 2 को हम ऐसे ही सही मान लेते हैं, नहीं पढ़ेंगे। अब हम केवल 4 को देखेंगे, क्योंकि 3 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब 3 गलत है। तो 4 को देखो, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, तभी तो ये 1 यदि सही है तो 4 भी सही है, क्योंकि तभी तो लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, ये सही है। तो इसका मतलब है कि 1 2 4 सही होगा। अब बाकी इसको पढ़ लेना कि कंटेम्प्ट की पावर जो सुप्रीम कोर्ट को मिलती है वो आर्टिकल 129 से मिलती है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 से। इसके अलावा जो ये गलत इसलिए हो गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन कि ये सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या डिफरेंस है, ये उस एक्ट में डिफाइन है। फाइनली यदि हम नजर दौड़ाएं, ऑफ कोर्स ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आई होप कि आपके लिए एक बार इसको रिकैप्चुलेट करना बहुत एसेंशियल है कि इतने आर्टिकल हम लोगों ने देखे, कौन कौन से आर्टिकल इस पूरे 5 साल में पूछ दिए गए। थोड़ा सा देखिए जल्दी से। 243D पूछा गया, जो रिजर्वेशन ऑफ वुमेन SC ST से रिलेटेड है, पंचायती राज 73rd और 74th अमेंडमेंट में। आर्टिकल 243B पूछा गया, जिसमें कि 20 लाख से कम जो आबादी वालों में इंटरमीडिएट नहीं होती है, इंटरमीडिएट पंचायत समिति। 243F 21 साल का एज जो है वो रिलैक्स है, वहां 25 साल से कम है। 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात है 73rd 74th अमेंडमेंट में। 244 जो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के स्टेट के बारे और एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। 393 जो कहता है ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। 394 जो ये कहता है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, और 395 जो कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 47 रिपील कर दिए गए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से। 13(3) जो लॉ को डिफाइन करता है कि लॉ क्या है, इसमें कस्टम विद द फोर्स ऑफ लॉ भी जो है लॉ मानी जाती है। 368(2) है, कहाँ 50% स्टेट की रेटिफिकेशन भी चाहिए किस किस से आर्टिकल को चेंज करने के लिए। 361 जो राष्ट्रपति और गवर्नर को स्पेशल प्रिविलेजेज इम्यूनिटी देती है क्रिमिनल एंड सिविल केसेस से। आर्टिकल 194(2) भी है, जिसमें कि कोई भी लेजिस्लेचर यदि स्टेट में कोई
भी कुछ कहता है, वोट देता है, तो उस पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। आर्टिकल 339 है कि कैसे यूनियन का काफी कंट्रोल होता है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया थ्रू गवर्नर। 263 है इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म करने के संबंध में। आर्टिकल 21 जो जुडिशियल एक्टिविज्म को जन्म देती है, जिसके तहत आपने देखा राइट टू प्राइवेसी लाएगी। 24 एंड 23 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। 50 जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करती है। 51 ए जो फंडामेंटल ड्यूटी की बात है। आर्टिकल 71 जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन यदि इवन निरस्त भी हो जाए तब भी उनके द्वारा किए गए जो कार्य या जो डिसीजन है वो इनवैलिड नहीं होते हैं। इसके अलावा ये भी है कि इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के, इवन इफ की वैकेंसी कुछ लेजिस्लेचर की खाली हो तब भी कोई उसके लिए रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 85 जो ये कहता है प्रेसिडेंट प्रोरोग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं हाउस को फ्रॉम टाइम टू टाइम। 88 कहता है कि अटॉर्नी जनरल एंड मिनिस्टर विदाउट बीइंग एमपी वो भाग ले सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, पार्लियामेंट्री कमेटी में वोट नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 94 जो ये बहुत अजीब सी बात कहता है कि लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी स्पीकर अपने पद पे बने रहते हैं जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं होता है। 96 जो ये बताता है कि यदि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या किसी भी चेयरपर्सन, राज्यसभा डिप्टी चेयरपर्सन पे ही यदि रिजोल्यूशन चल रहा हो प्रोसीडिंग्स उनको हटाने का, तो वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आर्टिकल 107 जो ये बताता है कि जो प्रोसेसिंग होती है बिल की उसमें कौन लैप्स करेगा कौन नहीं करेगा लोकसभा के डिसॉल्व होने से। 108 ज्वाइंट सीटिंग की प्रोविजन। 109 स्पेशल प्रोविजन फॉर मनी बिल। 110 मनी बिल की डेफिनेशन है। और 117 में फाइनेंशियल बिल की बात है जो मनी बिल के अलग हो सकते हैं ऑर्डिनरी बिल के जैसा। 111 में प्रेसिडेंट की जो पॉकेट वीटो है, जो एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पास्ट बिल। 112 जो बजट से रिलेटेड है, दो तीन क्वेश्चन थे। 113 3 भी जिसमें कि डिमांड फॉर ग्रांट बिना प्रेसिडेंट के अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया सकता। आर्टिकल 129 और 215 जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रेस्पेक्टिवली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर देते हैं। आर्टिकल 342 जो है प्रेसिडेंट शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट को जारी करते हैं स्टेट वाइज। आर्टिकल 338 बी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। आर्टिकल 335 जो ये बात करता है कि एस सी एस टी को सर्विसेज में रिजर्वेशन तो मिलेंगे लेकिन इफिशियंसी का ध्यान रखते हुए। 355 जो ये कहता है कि ड्यूटी है स्टेट की कि जो प्रोविंसेस या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी इंटरनल डिस्टरबेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन से रक्षा करें फेडरल गवर्नमेंट की। आर्टिकल 22 जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बहुत सारे प्रोविजंस बताता है कि क्या स्टेट के राइट्स हैं, क्या उन व्यक्ति के राइट हैं। आर्टिकल 61 जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात करता है। और 354 जो नेशनल इमरजेंसी में दोनों हाउस के पावर और रेटिफिकेशन की बात करता है। तो आप ये देख सकते हो कि कितने आर्टिकल हम लोगों ने देखे होंगे। यदि दोनों पेज मिला के देखो तो हो सकता है करीब 20 या 25 के आसपास आर्टिकल उन्होंने 5 साल में पूछे। यदि आप 10 साल के क्वेश्चन को इस तरीके से देख लो तो आपको 50 आर्टिकल मिल जाएंगे। और ये भी आप देख रहे होगे कि ये कुछ अननोन आर्टिकल पे भी जाते हैं, जैसे 339, 393, 94, 194, 71। ये सब पॉपुलर आर्टिकल नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आपको हर आर्टिकल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए देखना होगा। इस अब दूसरा लर्निंग लो कि क्या मेथड हो सकती है बेस्ट इन आर्टिकल के क्वेश्चन को, जो कि आपका मेक एंड ब्रेक हो सकता है। 4 5 6 7 क्वेश्चन तक इससे आ सकते हैं इंडियन पॉलिटी में। इसके लिए एक तो जो स्टूडेंट करते हैं वो बात, वो बेसिकली वो है लक्ष्मीकांत की बुक। लेकिन मैं कहूंगा कि लक्ष्मीकांत की बुक भी आपको जरूरत नहीं है। द बेस्ट वे इन माय व्यू शुड बी कि आप constitution.pdf जो इंटरनेट पे फ्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एकदम ओरिजिनल वर्जन constitution.pdf, उसको आप डाउनलोड कर लें इस पीडीएफ को। इसमें ब्यूटी ये है कि और उसको कैसे पढ़ें आप समझिए। पहले आप उसके शुरू में देखें तो सारे आर्टिकल जो हैं वो जस्ट एक आर्टिकल और उसके सामने उसकी टाइटल लिखी हुई है। वो आपको पहली बार मे बी 1 आवर लगेगा, दूसरी बार आधे घंटे और तीसरी बार और कम। इसको 10 बार आप एग्जामिनेशन से पहले देख जाए। अब जो है क्या करें आप, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल पे आपको जाना है तो कंट्रोल एफ करें और उस आर्टिकल पे जाके उस आर्टिकल को लाइन बाय लाइन पढ़ लें। शुरू में अपने हॉरिजन को 50 आर्टिकल तक रखें जो कि पॉपुलर आर्टिकल है। लाइक 368 पॉपुलर है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड 54 55 पॉपुलर है, फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल पॉपुलर हैं।
डीपीएसपी के सारे आर्टिकल पॉपुलर हैं। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजन के, इलेक्शन के, यूपीएससी के, ये सब जो 50 आर्टिकल, जब आपको एक बेस मिल जाए, क्योंकि इन्हीं से आपको डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तब आप सिविल सर्विसेज को थोड़ी और आगे बढ़िए जब एग्जामिनेशन करीब आए, और लगभग सभी आर्टिकल को एक बार पढ़ जाइए। ऑफ कोर्स इसमें कुछ घंटे लगेंगे, 25 या 50 घंटे, जो कि आप एक वीक में कर सकते हैं, बट ये आपको एक बहुत अच्छी बेस देगा। और थोड़ी नोट बना लीजिए, कुछ यूनिक पॉइंट देख लीजिए, और ढेर सारे पीवाई क्यूए सॉल्व कीजिए। अब आपको पता लगेगा कि आपने जो पढ़ा है वो कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट कर रियल लाइफ जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आपको जो है फिर अपने नोट पे बैठ जाइए और नोट को ठीक कर लीजिए, उस नोट को कई बार रिवाइज कीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर इंडियन पॉलिटी, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपके पेशेंस को क्यूडोज। और ये बात सही है कि जब मैं सिविल सर्विसेज के वीडियो बनाता हूँ, बहुत स्टूडेंट नहीं देखते हैं। इसका मतलब है कि जो डीप इंटरेस्ट कोचिंग सेंटर है, उससे आप इतने बंधे हुए हो कि इस टाइप के वीडियो आपको रिकमेंड नहीं होते हैं। यह अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि यदि आप इस तरह के वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या वैल्यू है, और कितनी आसानी से आप जो है इन सब टॉपिक को इन वीडियोस के थ्रू जो है एस कर सकते हो। चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर और लोगों को बताएं, जिससे कि मेरी पैशन बनी रहे और आपको और सभी स्टूडेंट को फायदा हो। यदि आप एक एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स देने वाले स्टूडेंट के साथ में, तो आप मेल करें अपने इंटरेस्ट को इस मेल आईडी पे paulsciencehelp@gmail.com पे। और यदि आप देख रहे हो और सीयूटी पीजी देना चाहते हो, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि फाउंडेशन बैच और मॉक टेस्ट सीरीज जल्द लाए जाएंगे। और यूजीसी नेट के भी फाउंडेशन बैच इस बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट होंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिए मेल करने का मेल ये है। वेबसाइट जो है paulsciencehelp.in है। टेलीग्राम चैनल @paulsciencehelp है, इस पे आप देखें, सभी इंफॉर्मेशन इस पे दी जाती है। और इसी तरह एक्स पे एक्स हैंडल @paulsciencehelp पे भी दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। टेक केयर। बाय।